नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2027 में फिर बनेगी योगी सरकार। बीजेपी ने अयोध्या से विधानसभा चुनाव का फूका बिगुल। खबर में आगे जिक्र होगा कि सनातन धर्म को मिटाना आसान नहीं, ये सूरज और चांद की तरह अमर। सोमनाथ मंदिर को लेकर बोले अमित शाह। आगे आपको बताएंगे कि बिहार में भी चला योगी मॉडल, अतिक्रमण पर गरज रहा बुलडोजर। दरभंगा समेत उत्तर बिहार में हड़कंप। आगे जिक्र होगा कि मकर संक्रांति पर बारिश या चलेगी शीतलहर। उत्तर भारत के 6 राज्यों के लिए अलर्ट। IMD अपडेट। दोस्तों, खबर में आगे आपको बताएंगे कि हम सिर्फ संभावनाओं की बात नहीं करते, परिणाम भी देते हैं। सीएम योगी बोले माफिया मुक्त होकर आगे बढ़ रहा है यूपी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि 2027 में फिर बनेगी योगी सरकार। बीजेपी ने अयोध्या से विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रामनगरी अयोध्या में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए सोमवार को यहां से बिगुल फूंकते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश में सत्ता में फिर से काबिज होगी। चौधरी का इस जिले में प्रवेश पर पूर्व सांसद लल्लू सिंह के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंकज चौधरी भावुक नजर आए। चौधरी ने उनके जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को इस पार्टी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता का प्यार 2027 के चुनावों में भी देखने को मिलेगा। कोई भी भाजपा कार्यकर्ता को भ्रमित नहीं कर सका है और न ही उनके संकल्प को कमजोर कर सका। मोदी और योगी सरकारों के काम और इस संगठन की ताकत के आधार पर भाजपा फिर से बहुमत की सरकार बनाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सनातन धर्म को मिटाना आसान नहीं, ये सूरज और चांद की तरह अमर। सोमनाथ मंदिर को लेकर बोले अमित शाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि भारत के सनातन धर्म संस्कृति लोगों की आस्था को खत्म करना आसान नहीं। अमित शाह ने सोमनाथ मंदिर के बीती सदियों में बार बार तोड़े जाने और 16 बार पुनर्निर्माण का हवाला दिया। अमित शाह ने कहा कि जिन लोगों ने सोमनाथ मंदिर पर हमले किए वो मिट गए, लेकिन मंदिर आज भी उसी जगह पर पूरे गर्व के साथ खड़ा है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीती 11 जनवरी को पीएम मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ किया था। यह पर्व सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के हमले और मंदिर के पुनर्निर्माण के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में भी चला योगी मॉडल, अतिक्रमण पर गरज रहा बुलडोजर। दरभंगा समेत उत्तर बिहार में हड़कंप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर बिहार की सियासी फिजा में अचानक तेज कंपन महसूस हुआ जब दरभंगा की सड़कों पर बुलडोजर गरजता दिखा। जिस योगी मॉडल की गूंज अब तक यूपी तक सीमित मानी जा रही थी, वही सख्ती अब बिहार में भी नजर आने लगी है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से दरभंगा समेत पूरे उत्तर बिहार के सभी जिलों में हड़कंप मच गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार की कानून व्यवस्था अब नए तेवर में दिखाई देगी। मनीगाछी सीमा क्षेत्र में नेहरू लुलवा चौक एवं बालू चौक पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे सीओ रविकांत और नेहरा थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने मुख्य सड़क के 30 फीट के दायरे में अतिक्रमित भूमि को खाली कराया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मकर संक्रांति पर बारिश या चलेगी शीतलहर। उत्तर भारत के 6 राज्यों के लिए अलर्ट। IMD अपडेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार है। इस मौके पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को मौसम के साथ की जरूरत होती है, क्योंकि सभी लोग इस दिन आसमान में जमकर पतंगबाजी करते हैं। लेकिन इन सब के बीच IMD ने टेंशन वाला अलर्ट जारी किया है, क्योंकि उत्तर भारत के 6 राज्यों में मौसम मूड बिगाड़ सकता है। वहीं कुछ जगहों पर हल्की बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी राज्य के लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। मकर संक्रांति पर बारिश की बहुत कम संभावना है, लेकिन उत्तर भारत के 6 राज्यों में घने कोहरे मूड बिगाड़ सकता है। IMD के मुताबिक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर में मौसम बिगड़ सकता है। यूपी और दिल्ली में जहां घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा, तो वहीं पहाड़ी राज्यों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। खासकर हिमाचल के मनाली, लाहौल स्पीति और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम में बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड में पाला पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में 14 जनवरी मकर संक्रांति के मौके पर मौसम का मूड बदलने वाला है। सुबह के समय शीतलहर के साथ 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी।
हालांकि अच्छी बात यह है कि 11 दिन बाद आसमान साफ हो जाएगा, पतंगबाजी करने में मौसम का साथ रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम सिर्फ संभावनाओं की बात नहीं करते, परिणाम भी देते हैं। सीएम योगी बोले माफिया मुक्त होकर आगे बढ़ रहा है यूपी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में निहित संभावनाओं की बात नहीं करते, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति से संभावनाओं के अनुरूप परिणाम भी देते हैं। सरकार के करने की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त, दंगा मुक्त होकर विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी मंगलवार अपराह्न गोरखपुर महोत्सव के औपचारिक समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रामगढ़ ताल के सामने चंपा देवी पार्क में आयोजित गोरखपुर महोत्सव के मुख्य मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की इच्छा शक्ति से प्रदेश में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सरकार के प्रयासों से नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, अन्नदाता किसानों के जीवन में व्याप्त परिवर्तन हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिम बंगाल में मिले निपाह वायरस के 2 संदिग्ध, केंद्र ने संभाला मोर्चा। जेपी नड्डा ने सीएम ममता को दिया मदद का भरोसा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। 11 जनवरी को एम्स कल्याणी स्थित लैब में इन संदिग्ध मामलों की पुष्टि हुई। निपाह वायरस की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने फॉरमार्च संभाल लिया है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र ने राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर और फोन पर बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार राज्य को तकनीकी, लॉजिस्टिक और प्रशासनिक मदद दे रही है। जांच, निगरानी, इलाज, संक्रमण रोकथाम और कंट्रोल से जुड़े सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत ने संभाली ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता। विदेश मंत्री जयशंकर ने थीम और लोगों का किया शुभारंभ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारत ने मंगलवार को आधिकारिक रूप से ब्रिक्स आर्थिक समूह की अध्यक्षता संभाल ली। वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक अस्थिरता और बदलती चुनौती के बीच भारत ने 10 संसदीय इस समूह की अपनी अध्यक्षता को एक नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने का संकेत दिया है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता की आधिकारिक थीम, लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जन केंद्रित दृष्टिकोण और सुधारित बहुपक्षवाद की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ब्रिक्स को बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालना होगा। ये चौथी बार है जब भारत इस समूह की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012-16 और कोविड-19 की चुनौतीपूर्ण दौर में 2021 में भी ब्रिक्स की कमान संभाली थी। भारत की ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता के दौरान वैश्विक सहयोग को मजबूत करने, विकासशील देशों की आवाज को सशक्त बनाने और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में आवश्यक सुधारों को आगे बढ़ाने पर विशेष फोकस रहने की उम्मीद है। नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में आयोजित एक समारोह में जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता समूह के सदस्य देशों की क्षमता को एक साथ लाकर वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एनएसए डोभाल जा रहे थे चीन, इधर ट्रंप ने झट से भारत को बहुत बड़ा ऑफर भेजा। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाकर वहां पर तख्ता पलट करने की कोशिश की है। कई जगह पर वो कामयाब रहे और वहीं पर अब वो 2 देशों को लड़ा रहे हैं। कहीं पर टैरिफ खेल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गौर से अजीत डोभाल की मुलाकात होती है। जनवरी का महीना चल रहा है और इसी जनवरी में प्लानिंग की जा रही है कि अजीत डोभाल चाइना भी जाएंगे। हालांकि ये पहले से प्रस्तावित था। जब वो एससीओ में शामिल होने के लिए गए थे, उस वक्त ये डील हो गई थी कि एक दौर की वार्ता जनवरी 2026 में भी होगी। ये तो उसी का पार्ट है, लेकिन उससे पहले भारत में अमेरिका के राजदूत से मुलाकात करना, वो भी एक ऐसा शख्स जो ट्रंप का बहुत करीबी माना जाता है। ट्रंप के करीबी सर्जियो गौर अचानक दिल्ली में लैंड करते हैं और कहते हैं कि मोदी या ट्रंप तो इतने अच्छे दोस्त हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर में आतंकी तंत्र पर बड़ा प्रहार। एलजी मनोज सिन्हा ने 5 सरकारी कर्मचारियों को किया टर्मिनेट। जी हाँ दोस्तों, सरकारी तंत्र में व्याप्त आतंकी गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कथित आतंक संबंधी के आरोप में 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार सूत्रों ने बताया कि इन सक्रिय सहयोगियों को आतंकी संगठनों और पाकिस्तान आईएसआई द्वारा सरकारी तंत्र में शामिल किया गया था। उन्होंने पिछले कई दशकों में प्रशासन में घुसपैठ करके सरकारी तंत्र को कमजोर किया और
और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत से युद्ध नहीं जीत सकता पाकिस्तान, बनाया परमाणु बम, नवाज शरीफ के करीबी का कबूलनामा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के करीबी नजम सेठी, जिन्हें पाकिस्तान की सेना का पालतू भी कहा जाता है, उन्होंने पहली बार बहुत बड़ा सच कबूला है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान जो बातें कही है उसने पाकिस्तानी सेना के तमाम प्रोपेगेंडा को तहस नहस कर दिया है। नजम सेठी ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत से पारंपरिक लड़ाई में कभी नहीं जीत सकता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा की तरह एक बार फिर से इस्तेमाल करने के बाद पाकिस्तान को फेंक देंगे। नजम सेठी ने कहा कि हमने भारत के साथ अभी तक पहले परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करने का समझौता साइन नहीं किया हुआ है, जबकि दुनिया ने आपस में ये समझौता कर रखा है और हमने भारत के साथ ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि हम भारत से जंग जीत ही नहीं सकते। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि नजम सेठी ने आगे कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि हम ऐसा समझौता साइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर हमारे पर कोई अटैक होता है जिसे हम झेल नहीं सकते तो फिर हमारे पास परमाणु हथियार के इस्तेमाल का अधिकार सुरक्षित रहता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या अमित शाह बंगाल में लेने वाले हैं बड़ा एक्शन? शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले के बाद MHA ने उठाया बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस की कड़ी आलोचना की। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की गई। यह हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं की गई। अगर विपक्ष के नेता पर भी हमला हो जाए तो आप स्थिति को समझ सकते हैं। इस बीच राज्य भाजपा के एक नेता ने बताया कि गृह मंत्रालय ने अधिकारी के कार्यालय से घटना पर रिपोर्ट मांगी है। नेता ने समाचार एजेंसी को बताया कि गृह मंत्रालय ने हमले के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। विपक्ष के नेता का कार्यालय विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है जिसे जल्द ही उन्हें भेज दिया जाएगा। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो जब IPAC के दफ्तर में गई थी तो वो वहां मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं गई थी, TMC के अध्यक्ष के रूप में गई थी। ममता बनर्जी, आप मुख्यमंत्री हैं और आप ही अपनी पार्टी की मुखिया हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाने की क्या मजबूरी थी? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अब तक आपने कुछ स्पष्ट नहीं किया। इतनी मजबूरी क्या आ गई कि आप एक हरे रंग की फाइल को छीन कर भागी? उनके साथ पुलिस कमिश्नर भी थे, DGP भी थे। हमारा स्पष्ट आरोप है कि ममता बनर्जी की पुलिस ममता बनर्जी के गैर कानूनी गैर संवैधानिक कार्यों में खुलेआम मदद करने का हथियार बन गई है। बहुत संदेहास्पद है। ममता बनर्जी, आप क्या छिपा रही हैं, क्यों छिपा रही हैं और ऐसा क्या गुप्त था वहां पर? तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जबरदस्त हमला ममता बनर्जी पर और TMC पर किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और क्या अमित शाह बंगाल पर कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, ऐसे भी सवाल खड़े हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बंगाल चुनाव के लिए BJP ने बनाई खास रणनीति, हर विधानसभा सीट के लिए चार्जशीट करेगी जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर BJP ने अपनी रणनीति तेज कर दी है और पार्टी ने फैसला कर लिया है कि विधानसभा क्षेत्र के अनुसार ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करेगी। और यहाँ पर पहली चार्जशीट में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे जहाँ आरोप लगाया गया है कि राज्य में SSC घोटाला हुआ और सही उम्मीदवारों की नौकरियों पैसों के लिए बेची गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। AI से बदलेगा यूपी, राशन चोरी से इंसेफ्लाइटिस खत्म तक, CM योगी ने गिनाए तकनीक के कई फायदे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में आयोजित AI सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए तकनीक को पारदर्शिता और सुशासन का सबसे बड़ा आधार बताया। उन्होंने आगामी AI इम्पैक्ट समिट की तैयारियों के क्रम में राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे तकनीक ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म कर जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पायदान तक पहुंचाया है। राशन घोटाले पर डिजिटल प्रहार, 30 लाख फर्जी कार्ड पकड़े गए। मुख्यमंत्री ने 8 साल पहले की स्थिति को याद करते हुए बताया कि उस समय जनता की सबसे बड़ी शिकायत राशन न मिलने की होती थी। उन्होंने कहा कि जब हमने सरकार बनाई तो हर जिले और गांव में राशन की चोरी चरम पर थी। हमने तकनीक का सहारा लिया और 80,000 राशन दुकानदारों पर छापेमारी करवाई। जांच में 30 लाख फर्जी राशन कार्ड मिले जिनके नाम पर चोरी हो रही थी। उन्होंने बताया कि ई-पॉस मशीनें लगाने के बाद राशन की चोरी शून्य हो गई है और ये पारदर्शिता तकनीक की ही देन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लखनऊ में जनता दर्शन में CM योगी सख्त, बोले अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं, भूमाफिया पर
कार्रवाई रहेगी जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लोगों से सीधे संवाद किया। उन्होंने एक एक प्रार्थी की समस्या सुनी और मौके पर ही जनाधिकारियों को त्वरित व संतुष्ट परक कार्रवाई के निर्देश दिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अर्बन मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर पर मिलकर करेंगे काम, पीएम मोदी और जर्मन चांसलर का साझा बयान जारी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भारत और जर्मनी के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने वाले कई महत्वपूर्ण समझौतों की जानकारी दी। इस महत्वपूर्ण बातचीत में दोनों नेताओं ने रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में अपने संबंधों को और सशक्त बनाने पर बल दिया। दोनों देशों ने रक्षा इंडस्ट्रियल सहयोग को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त रूप से सहमति जताई है, जिसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत जर्मनी आर्थिक और निवेश समिति के तहत एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच की स्थापना भी घोषित की गई है, जो द्विपक्षीय निवेश और आर्थिक गतिविधियों को सुचारू बनाने में मदद करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच अपने नागरिकों को भारत की चेतावनी, बाहर ना निकलें। जी हाँ दोस्तों, भारत ने सोमवार को कहा है कि वो ईरान में हो रहे जानलेवा प्रदर्शनों पर नजर रख रहा है और वहां रह रहे अपने नागरिकों से कहा है कि वो बाहर ना निकलें या प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहें। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने गांधीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी तक वहां रहे भारतीय बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। उधर ईरान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सरकारी रैली के आह्वान से तनाव और बढ़ने की आशंका है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की पहली भारत यात्रा को लेकर अपने स्पेशल ब्रीफिंग में विदेश सचिव मिस्री ने कहा कि हम ईरान में हो रही गतिविधियों को देख रहे हैं। ईरान में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय और स्टूडेंट हैं। उन्होंने कहा कि पाबंदियां लगी होने के बावजूद हमारा दूतावास छात्र समुदाय तक पहुंचा है और पाया है कि ठीक से हैं और अभी तक किसी तरह की समस्या का सामना नहीं कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत से ज़रूरी कोई देश नहीं, कल ही होगी ट्रेड डील पर बात, अमेरिका के बदले सुर, अगले साल ट्रंप का दौरा। जी हाँ दोस्तों, भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। गोर ने कहा है कि अमेरिका के लिए भारत से जरूरी कोई देश नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को सच्चा दोस्त कहा। वहीं गोर ने ट्रेड डील को लेकर होने वाली बातचीत की भी जानकारी दी। गौर ने कहा कि अमेरिका और भारत केवल साझा हितों के लिए नहीं बल्कि ऊंचे स्तर पर स्थापित रिश्तों से बंधे हुए हैं। गौर ने कहा कि सच्चे दोस्त असहमत हो सकते हैं लेकिन वो हमेशा अपने मतभेद सुलझा लेते हैं। सर्जियो गौर ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ट्रेड डील पर उन्होंने कहा कि इसे अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं है लेकिन हम वहां पहुंचने के लिए दृढ़ हैं। गौर ने कहा कि दोनों देश सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अन्य बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी मिलकर काम करना जारी रखे हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इसरो के PSLV रॉकेट से उपग्रह अन्वेषा लॉन्च, दुश्मन की हर हरकत पर होगी नजर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 260 टन वजनी PSLV C-62 रॉकेट से उपग्रह अन्वेषा समेत 14 अन्य सैटेलाइट की लॉन्चिंग की। ये इस साल का पहला प्रक्षेपण है। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से सुबह 10:18 पर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अन्वेषा व 14 अन्य उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया जाएगा। अन्वेषा भारत की निगरानी क्षमताओं को मजबूती देगा। इसकी मदद से हम दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकेंगे। उपग्रह अन्वेषा पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए तस्वीरें लेगा। इसमें हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर लगे हैं जो साधारण कैमरों से ज़्यादा स्मार्ट हैं। यह आसमान से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकता है। इसे DRDO ने विकसित किया है और इस लॉन्च में 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर वाले PSLV DL वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाएगा और यह मिशन PSLV रॉकेट की 64वीं उड़ान होगी। PSLV इसरो का मुख्य लॉन्च व्हीकल है जिसने चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिटर मिशन, आदित्य L1 और एस्ट्रोसैट मिशन जैसे महत्वपूर्ण मिशन सहित 63 उड़ानें पूरी की है। 2017 में PSLV ने एक ही मिशन में 104 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग ने बंगाल में कड़ी की SIR प्रक्रिया की निगरानी, 4 और विशेष अधिकारियों को किया तैनात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की निगरानी को और मजबूत करने के लिए 4 और स्पेशल रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं।
आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जिन अधिकारियों को एसआरओ के रूप में नामित किया गया है उनमें रतन बिस्वास, विकास सिंह, संदीप रेवाजी राठौड़ और डॉक्टर शैलेश शामिल हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि ये सभी एसआरओ राज्य में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव आयोग द्वारा जारी सभी वैधानिक निर्देशों का सख्ती से पालन हो। अधिकारी के मुताबिक इन नियुक्तियों का उद्देश्य मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और निर्देशों का समान रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब 20 से 40% पहुंचने में ज्यादा देर नहीं। केरल में बीजेपी के वोट शेयर का जिक्र कर अमित शाह ने किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को केरल के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि अगर तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी का मेयर बनता है तो मैं मंदिर जाकर भगवान पद्मनाभ स्वामी का धन्यवाद करूंगा और आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से आप सभी का धन्यवाद